हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जहां पर हम कंप्लीट आई एंड आईएफएस कवर कर रहे हैं इस कंपोनेंट को फॉर द जैब एग्जाम। इस सेशन में हम मॉड्यूल सी का चैप्टर 27 डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग रियली वेल एंड यू विल एंजॉय दिस सेशन। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर्स एंड देयर रोल, राइट। तो फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें पता है कि कौन कौन से एंटिटीज़ होते हैं इसमें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ हियर आर द रेगुलेटर्स। तो वी शुड हैव अ फेयर आइडिया कि ये रेगुलेटर्स किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, किस तरीके से अपने फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। दैट इज़ व्हाई दिस चैप्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय आईआईबीएफ। एंड लेट मी टेल यू, इन सेशंस को बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं एंड दे हैव बीन बेनिफिटिंग। उनके कमेंट्स देखकर हमें समझ में आता है एंड दे हैव आल्सो बीन आंसरिंग क्वेश्चंस जो सेशंस में पूछे जा रहे हैं। यानी कि आप जैसे जैसे क्वेश्चंस आंसर कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर रीचिंग वन स्टेप, नॉट जस्ट वन स्टेप, अ लॉट ऑफ स्टेप्स towards your goal of cracking this specific paper. तो as we have already promised कि with each session at least +2 marks आपको जो है definitely benefit होंगे, and since we have 25 sessions that totals out to be +50 marks। ठीक है, 50 से ज़्यादा हमारा स्कोर करने का मेन एम होना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू, जो सारे हमारे चैप्टर्स है उनका कॉम्प्रिहेंसिव एकदम अच्छे से जो है क्रक्स जो आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी है और किस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो, उसी तरीके से हम ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं आपके सामने। सो दिस इज़ द लेक्चर जहाँ पर हम आरबीआई, सेबी, आईआरडीए एंड पीएफआरडीए, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल जो पूरा सिस्टम है उसके रेगुलेटर्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड दिस इज चैप्टर नंबर 27। फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर्स एंड देयर रोल, ये चीज़ अगर हम देखें सो वी कैन हैव अ फेयर आइडिया कि फाइनेंशियल जो रेगुलेटर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर मेनली बात की गई है। एंड वी शुड हैव, हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये रेगुलेटर्स हैं कौन और ये करते क्या हैं, कहाँ पर बिलोंग करते हैं पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में। ऑल्दो थोड़ा सा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम एक बार रिकॉल करेंगे एंड वहाँ से जब हम अलग अलग रेगुलेटर्स को देखेंगे कि ईच जो फाइनेंशियल सिस्टम का एक सब सिस्टम है या फिर सब पार्ट है, उसे किस तरीके से एफिशिएंटली, इफेक्टिवली रेगुलेट किया जा रहा है बाय दैट स्पेसिफिक फाइनेंशियल सिस्टम, तो वी विल बी एबल टू लर्न एंड अप्रिशिएट उनका जो भी रोल है इन दिस स्पेसिफिक थिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर मेन एम इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियल, व्हाट आर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। ठीक है, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन हैं और किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं, वी शुड नो दैट मीनिंग एंड रोल। ऑल्सो ईच एंड एवरी फाइनेंशियल रेगुलेटर को डिटेल में हम देखेंगे, विच मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दोज इज आरबीआई, देन सेबी हो गया, आईआरडीएआई एंड पीएफआरडीए। दीज आर द वेरियस सेक्टर्स। आरबीआई क्या है, मेनली बैंकिंग एंड कुछ नॉन बैंक जो है उन्हें रेगुलेट करता है। एंड सेबी इज रेगुलेटिंग व्हाट, सेबी जिस तरीके से इसका नाम है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट कर रहा है हमारे सिक्योरिटीज एज वेल एज जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उन्हें। आईआरडीए इंश्योरेंस, पीएफआरडीए इज फॉर द पेंशन सेक्टर। ठीक है, तो वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल एंड जो लेआउट रहेगा मोस्टली सेम रहेगा, वेयर हम देखेंगे कि एक अगर रेगुलेटर की जब हम बात करते हैं तो उसका मेन, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते क्या है एंड देन वील डिस्कस द लेआउट, बिकॉज बहुत ही इस लेआउट को आप फॉलो करके बहुत ही आराम से सारी चीज़ें याद रख सकते हो। पढ़ तो रहे हैं हम, सुन तो रहे हैं, लेकिन याद रखना एग्जाम के लिए दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो वी विल हैव अ लुक एट दैट। फर्स्ट लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स आर, इनका मीनिंग क्या है, हु आर दीज। ठीक है, तो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स बिलोंग करते हैं इन द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, लेट से कोई हमारे ऊपर अथॉरिटी नहीं है, तो हाउ आर वी गोइंग टू वर्क, मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग। सो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर आप काम कर रहे हो अपने लाइफ में भी, अपने बैंक में आप काम कर रहे हो, काम करते हुए अगर आपके ऊपर का अथॉरिटी नहीं, ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है एंड यू आर नॉट बीइंग प्रॉपरली रेगुलेटेड बाय देम। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो भी वर्क होगा वो सही नहीं होगा, सही से आप नहीं करोगे। कई बार ये होगा, नॉट जस्ट यू, मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि कई बार हम डिविएट करते हैं जो सही हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उनसे। तो रेगुलेटर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो भी रूल्स हैं उन्हें फॉलो किया जाए। वाई आर दिस रूल्स मेड, सो दैट स्मूथ फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम का चले।
ठीक है, रेगुलेटर का सिर्फ यही काम नहीं है कि एक स्पेसिफिक सेक्टर को देखे, बैंक्स को करना है, नॉन बैंक्स को करना है रेगुलेट, आरबीआई को, एंड ऑल्सो पूरा जो सिस्टम है, इकोनॉमी है, उसे संभालना है, गवर्नमेंट के डेट को संभालना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रोल्स आरबीआई प्ले करता है। तो हम वो देखेंगे, सभी चीज़ों को एक साथ रखने के लिए रूल्स ज़रूरी हैं और इनको फॉलो करना ज़रूरी है। सो दैट इज़ द मेन एम ऑफ अ regulator. So as we have seen this, we will be able to appreciate कि रेगुलेटर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आर एंटायर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेटर्स फाइनेंशियल फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट हैं। अगर कोई भी एंटिटी रेगुलेट नहीं की जा रही है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है? वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, और ये इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस एक्टिविटीज़, यानी कि उन सभी को एक साथ लेना, यानी कि लेट्स से आपको कोई एफडी खोलनी है, तो इसमें क्या होता है, आप क्या करोगे, आप पैसे लेट्स अकाउंट में डालोगे, नॉर्मल आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ, फिर उसके बाद इसको आप ऑनलाइन या फिर किसी और तरीके से एफडी का नया अकाउंट खोल के उसमें डालोगे, राइट। अगेन यहाँ पर क्या है, एक और सिस्टम, यानी कि ऑनलाइन जो हमारा बैंकिंग का सिस्टम है, इंटरनेट बैंकिंग का सिस्टम, या फिर आप ब्रांच पर जा रहे हो तो वहाँ का सिस्टम, वहाँ पे स्टाफ जो बैठी है, दैट इज़ इन्वॉल्व। इसके बाद एफडी को आपने खोल दिया और उसके बाद लेट्स से यू हैव टू ब्रेक इट, तो फिर से ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर कई सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। ये सारे एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से इंटीग्रेटेड नहीं हैं, देन सही से आपको उसका जो है लाभ नहीं मिलेगा। तो इस वजह से फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम कहाँ होता है मेनली, किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का फॉर्मल कौन बनाता है? रेगुलेटर। ठीक है, ऊपर कोई अथॉरिटी है तो वो फॉर्मल होगा, फॉर्मल होने का मतलब रूल्स आर बीइंग फॉलोड। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटेड होता है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इसके साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर इंक्लूडेड है, फॉर एग्जांपल बैंक, नॉन बैंक, ये सब हैं। और रेगुलेटरी बॉडीज जो है यहाँ पर इंक्लूडेड है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैंक, नॉन बैंक हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट, वी हैव डिस्कस्ड दिस। तो रेगुलेटरी बॉडीज आर द नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ऑल्सो इंटरमीडियरीज हैं, वी ऑल्सो हैव द नॉन इंटरमीडियरीज, राइट। सो ये चीज़ें भी हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट्स भी होते हैं, दैट इज द थिंग। देन व्हाट इज द नीड फॉर अ रेगुलेटर? इसकी ज़रूरत ही क्या है, कोई अथॉरिटी की ज़रूरत ही क्या है? हम सही से काम नहीं कर रहे हैं क्या? हम सही से काम करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, ज़रूरत क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरत है मेनली पब्लिक का ट्रस्ट भी बिल्ड होना चाहिए ना। देखा गया कि सही से नहीं होता है, और यहाँ पब्लिक का ट्रस्ट बिल्ड होने के लिए एटलीस्ट वी नीड सम अथॉरिटी, कि हाँ भाई ये अथॉरिटी रेगुलेट कर रही है, सो वी कैन गिव आवर मनी। तो जैसे आप अपने पैसे, लेट्स से हार्ड अर्न मनी ले जाके बैंक में डाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, यू आर ट्रस्टिंग द बैंक, ओनली देन यू कैन डू दैट। इस वजह से इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि ट्रस्ट बिल्ड किया जाए। फॉर दैट प्रोटेक्टर्स, इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट उन्हें प्रोटेक्ट करना है। लेट्स से बैंक, दे वी हैव सीन मेनी एग्जांपल्स जहाँ पर बैंक्स के जो हेड्स हैं, दे हैव अपने भाई भतीजों को लोन वगैरह देना, एंड देन बहुत ही लार्ज लोन्स दे देना जो कि डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। सो वी हैव सीन मेनी सच थिंग्स, मेनी बैंक्स फेल। तो इस पूरे एनवायरनमेंट में इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, चलो तुमने जो किया किया, बट जो जिन्होंने आप में पैसे लगाए हैं, या फिर आपने जहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं, या फिर जहाँ पर डिपॉजिट्स आपके आए हैं, तो उनको तो लॉस नहीं होना चाहिए, जनरल पब्लिक को नहीं होना चाहिए। सो उस चीज़ को इंश्योर कौन करेगा? लेट्स से एक अथॉरिटी है, वही इंश्योर करेगा। कोई काम जब आप गलत कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं हो, ये चीज़ कौन इंश्योर करता है? पुलिस। तो दैट इज़ रेगुलेटिंग। फेयर एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट्स होने चाहिए, पार्टिसिपेंट्स का जो है रूल्स फॉलो करें। देख रहे हो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है, कई बार ये होता है ना कि कुछ चीज़ों के लेट्स से हमें प्राइसेस नहीं पता है। ठीक है, आईफोन का असली प्राइस क्या होगा, वी डू नॉट नो, कितना पैसा लगा उसको बनाने में, वी डू नॉट नो, बट सिंस वी ट्रस्ट, इस वजह से उस ट्रस्ट को रेसिप्रोकेट करते हुए वो सही प्राइस उसकी जो है लगाते हैं, उसकी क्वालिटी के लिए प्राइस लगाते हैं। इसी तरीके से कई सारे चीज़ें होती हैं, कई सिचुएशंस होते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा जनरली, कि आपको प्राइस का पता नहीं, बहुत हाई प्राइस में आपने कोई चीज़ ले ली। ये मोस्टली टूरिस्ट के साथ होता है। तो दैट इज द थिंग, सो दैट शुड नॉट हैपन, फेयर होना चाहिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेगुलेटर।
बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं ये। एंड यहाँ पर इफ़ वी हैव अ लुक, द फर्स्ट लेजिस्लेशन इसको एस्टैब्लिश करने के लिए, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, सो विल जस्ट गो थ्रू बहुत ही जल्दी से। 1927 में लेकर आया गया था, एंड देन आरबीआई 1934 में एस्टैब्लिश हुआ, राइट। वी हैव द आरबीआई एक्ट 1934, एंड एक्चुअली एस्टैब्लिश 1935 में हुआ था, बट द एक्ट केम इन 1934। सेंट्रल बैंकिंग के मेन फंक्शंस क्या थे, क्यों एस्टैब्लिश किया गया? तो इससे पहले इंपेरियल बैंक था, इंपेरियल इन द सेंस ब्रिटिश के टाइम से जो ये बैंक था उसका नाम इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, और उसके जो फंक्शंस है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फंक्शंस है उनको आरबीआई को लेना था। नॉट ऑल द फंक्शंस, सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो भारत चला रही है, नहीं, सारे फंक्शंस ने, जो मॉनेटरी फंक्शंस हैं, जो मनी से रिलेटेड फंक्शंस है, जो कि हम आगे देखेंगे इन द एक्ट जो दिए हुए, वो फंक्शंस को जो है सब्ज्यूम करना है, आरबीआई को उनसे जो है लेना है। प्रॉब्लम ऑफ रुपी बुक, ये एक बुक लाई गई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, एंड इस बुक में मेनली कंसेप्शलाइज किया गया था आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट को। अब 1934 में सेंट्रल बैंक जो है म्यांमार एंड पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक नहीं रहा। अब वी नो कि म्यांमार पाकिस्तान इंडिया के पार्ट थे। 1942 में एक्चुअली म्यांमार जो है अलग हुआ, एंड देन 1948 में वी हैव पाकिस्तान, एक्चुअली 1947 में अलग हुआ, एंड देन 1948 में सेंट्रल बैंक नहीं रहा फॉर देम, ठीक है, उन्होंने अपना खुद का सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश किया। तो दैट वाज द इवोल्यूशन। और भी स्टेप्स यहाँ पे आरबीआई, जैसे 1935 में एस्टेब्लिश किया गया, बैंक टर्बुलेंस हुआ। कौन सी कमेटी थी? अगेन रिकॉल हिल्टन यंग कमेटी, 1926 में जो है इसे लाया गया था, कमीशन सॉरी, एंड यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में एस्टेब्लिश की गई। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है आरबीआई का? सबसे पहले ये चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे पहले इसका जो हेड क्वार्टर्स है, ठीक है, मेन ऑफिस है, दैट केम अप इन कोलकाता, बट वहां से मुंबई से जो है शिफ्ट किया गया, बिकॉज मुंबई इज व्हाट, मुंबई इज द कमर्शियल फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, 1937 में। एंड प्राइवेट स्टैट्यूटरी कंपनी के रूप में इनिशियली एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ इट हैज़ बीन नेशनलाइज्ड इन 1949, ठीक है। 1948 में एक्ट आया, बट 1949 में इसे नेशनलाइज किया गया। कॉम्पोजिशन तो हम जानते ही हैं, पूरा एक्ट पढ़ चुके हैं, गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर, सेंट्रल बोर्ड, ये आगे भी देखेंगे। और इंटरनल मैनेजमेंट यहाँ पर जो है स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स के थ्रू होता है। कौन से डिपार्टमेंट्स? अलग अलग चीज़ों को मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स, सर अलग अलग चीज़ें वी विल डिस्कस, डिपार्टमेंट्स भी देखेंगे। तो मेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर है, राइट। तो यहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें वी हैव द गवर्नर, वी ऑल्सो हैव द डिप्यूटी गवर्नर्स, ये सब उस कुछ जो है ऑफिसर्स इसके पार्ट होते हैं। एंड ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी हायरार्की किस तरीके की है? गवर्नर है ऊपर सबसे, नेक्स्ट डिप्यूटी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, प्रिंसिपल चीफ मैनेजर है, उनके नीचे चीफ मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सपोर्ट स्टाफ, ठीक है। तो इसको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट हैव एन आइडिया। टॉप 3-4 आपको याद रहे तो दैट इज गुड, वो वैसे भी याद रहेंगे। तो प्रियम्बल की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे आरबीआई को एस्टैब्लिश करने का और एक्ट को लाने का? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश आरबीआई, एंड आरबीआई को एस्टैब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? रेगुलेट करना बैंक नोट जो इशू किए जाते हैं, वेरियस थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहला चीज है कि आरबीआई नोट प्रिंट करेगा, और नोट पर अगर आप देखोगे तो आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर्स होंगे। रिजर्व्स रखना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी रखना। तो आरबीआई का जिस तरीके से हम जानते हैं कि 1991 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जहां पर आरबीआई के पास जो गोल्ड था उसको हमने एक्सचेंज किया फॉर फॉरेन करेंसी, राइट। यू विल नॉट गो फर्दर, बिकॉज आपको पता है 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, आईएमएफ के पास हम गए, पूरी स्टोरी आपको पता है। एंड वहां क्या यूज हुआ? आरबीआई का रिजर्व यूज हुआ है, राइट। सो दैट इज वाई यू शुड ऑल्सो सेव सम मनी फॉर गुड टाइम्स, ठीक है। एक अच्छी राय आपको दे दी मैंने। सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यहाँ पर जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है उसे सिक्योर करना। व्हाट डज इट मीन? मॉनेटरी स्टेबिलिटी कैसे सिक्योर होगी भाई? जब भी हम स्टेबिलिटी की बात सुनते हैं, वी नो इट इज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन, ठीक है। जब इन्फ्लेशन होता है, मेनली इन्फ्लेशन है, ऑल्सो मनी सप्लाई जो होती है इनटू द इकोनॉमी, उसका स्टेबिलिटी। मनी सप्लाई कैन बी इंडियन करेंसी, इट कैन बी फॉरेन करेंसी ऑल्सो। तो इन चीज़ों से रिलेटेड स्टेबिलिटी जो है वो देखना होगा। इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन प्राइसेस, राइट। सो इसके अलावा करेंसी क्रेडिट को ऑपरेट करना, फॉर एग्जांपल जो आरबीआई है, इट इज़ ऑपरेटिंग टू इम्पोर्टेंट
जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उन्हें, राइट, व्हाट आर दोज आरटीजीएस एंड नेफ्ट, और ये फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ द सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम जो कि कंप्लीटली ओन एंड रेगुलेट आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क, प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट इज द प्रीएम्बल। रोल एंड फंक्शंस को हम फटाफट से देख लेते हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल। मॉनेटरी अथॉरिटी है, ये क्या मतलब है इसका, थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। विल गो इनटू डेप्थ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इस पूरे के पूरे फंक्शंस को डिवाइड किया जा सकता है। ये तो दिया हुआ है आरबीआई एक्ट के प्रियम्बल में, एक्ट में दिया हुआ है, बट इन जनरल उस चीज़ को और हम डिवाइड करेंगे और ज़्यादा बाइफरकेट सॉरी उसे हम स्प्लिट करेंगे, तो सारे फंक्शंस रोल्स जो आरबीआई के वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। मॉनेटरी अथॉरिटी, इश्यूअर ऑफ करेंसी है, बैंकर है एंड डेट मैनेजर है। दो रोल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट। इनमें भी सेंट्रल और एज वेल एज स्टेट, ठीक है, दोनों ही केसेस में हम देखेंगे कि वो बैंकर भी है, डेट मैनेजर भी है। इसका मतलब क्या है, बैंकर बैंक्स के लिए भी है, ये भी आपको याद रखना है कि जो बैंक्स है एसबीआई, ये सारे अपने जो है आपके लिए तो एसबीआई है, एसबीआई के लिए कौन है, आरबीआई है। रेगुलेटर है, फॉरेक्स मैनेजर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है किस तरीके से वो देखेंगे, एंड जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है उसको रेगुलेट एंड सुपरवाइज करने के साथ साथ डेवलपमेंटल रोल भी प्ले करता है। यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया, ये सब, ठीक है, तो उसमें भी रोल प्ले करता है। तो मॉनेटरी अथॉरिटी किस तरीके से है, सब फटाफट जो रोल है स्पेसिफिक उसके जो पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। एक तो ये पूरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कंप्लीटली आरबीआई के अंडर ही होती है। तो वी नो कि मॉनेटरी पॉलिसी में कितने मेंबर्स है, 3 ना, नहीं नहीं 6 मेंबर्स है, ठीक है, 3 मेंबर्स फ्रॉम द आरबीआई, 3 मेंबर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पीरियोडिकली बैठती है, एसेंशियली 2 महीने में एक बार ये चीज़ होती है, बट मैंडेटेड है कि 3 महीने में एक बार डेफिनेटली बैठे, ठीक है। तो ये चीज़ की जाती है, एंड ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका मेन रोल क्या है, इट इज़ गोइंग टू सेट व्हाट, रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट कौन है, क्या है, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, सो नॉट बी गोइंग बैक। लेकिन रेपो रेट को वेरी करते ही बहुत सारे और रेट्स जो है वेरी हो जाते हैं, एंड इसके साथ साथ जो एसेंशियली बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो वेरी होता है, ठीक है। तो बैंक इंटरेस्ट रेट जो देता है वो वेरी होता है। अभी हम जानते हैं कि एक्सटर्नल बेंचमार्क का जो है लिंक्ड रेट्स हमारे हैं, तो वी नीड नॉट वरी। तो इसको रेपो रेट को जो है मेनली वेरी करना। और एम क्या है, यहाँ पर 2 एम्स है, वेरी इंपॉर्टेंटली देर आर 2 एम्स। एक मेजर एम है, एक माइनर एम है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट एम है मेजर एम। मेजर एम क्यों कहा मैंने, क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगी तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट को कोई नहीं पूछेगा, किसी और एंटिटी को कोई नहीं पूछेगा, आरबीआई को आके पूछा जाएगा कि भाई क्यों नहीं हुआ ये। तो इन्फ्लेशन अगर हो रहा है तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई, संभालो इसे, इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मेजर एम है। माइनर एम क्या है, इट हैज़ टू टेक केयर की ग्रोथ जो है वो भी हो, क्योंकि आरबीआई का बहुत ज़्यादा हाथ नहीं है। तो गवर्नमेंट का मेजर एम हो जाता है ग्रोथ को संभालना, एंड गवर्नमेंट का माइनर एम है जो पूरा इन्फ्लेशन और प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको याद है, एंड दिस विल बी अ नाइस रिकॉल। अब यहाँ पर इंडिकेटर्स को एनालाइज करना, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग उनको यूज़ करके मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो अपने फंक्शंस रियलाइज करती है। सेक्शन 45 जेड बी जो आरबीआई एक्ट का है वहाँ पर आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में दिया हुआ है। इसमें कौन कौन है, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, वी हैव सीन दिस ऑफिसर्स जो हैं 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स 6 टाइम्स मीट करते हैं। एम इनका इन्फ्लेशन टारगेट को मीट करना है। व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेट, 2 to 6% क्या सीपीआई होना चाहिए कंबाइंड, ठीक है। कंबाइंड किस किस का, रूरल अर्बन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट एक जो है एस्टेब्लिश की गई है आरबीआई के अंडर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को असिस्ट करती है। अब डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर सीआरआर, एसएलआर है जिनके बारे में हम जानते हैं। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ, जिसमें वी हैव व्हाट वी हैव रेपो रेट, वी हैव एमएसएफ, वी हैव एसडीएफ, ठीक है। बीच में कौन आता है, रेपो, देन टॉप में एमएसएफ एंड देन एसटीएफ। बीच में टॉप में क्या होता है सर, इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से ये जो है इस तरीके से लाइन अप किए गए हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड देन मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है। गवर्नमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चौथा पॉइंट यहाँ पर,
आरबीआई जो ये सारे तो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ही हैं। इसके अलावा जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बैंकर आरबीआई बनता है, तो बैंकर का रोल हम आगे और देखेंगे, बट उसमें से एक चीज है डेट मैनेज करना। ठीक है, डेट मैनेज करना यानी कि अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसों की, रुपयों की ज़रूरत पड़ी तो आरबीआई इज गोइंग टू हेल्प, एंड उस प्रोसेस को हम वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस यानी कि ये ऐसे पैसे हैं जो आरबीआई लोन के तौर पर गवर्नमेंट्स को खाली देता है, विच गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट। ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो हैं इनके अलग अलग लिमिट्स हैं, उसके हिसाब से इनके टाइप्स को क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, लिखा स्पेशल है लेकिन है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मली अगर किसी को जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें पैसे लोन पे लेने हैं तो वो लिया जा सकता है यूजिंग द स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। अब ये गवर्नमेंट, इसके सामने जो है कुछ कोलेटरल तो रखना होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रखना होता है, और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड एंड गारंटी रिडम्पशन फंड, तो दो फंड्स बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज आरबीआई। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें कंट्रीब्यूट करें, एंड जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से कितना आपको लोन में पैसा मिलेगा और उसको किस तरीके से आपको उसका इंटरेस्ट रेट सेट होगा, ये सब चीज़ें डिसाइड होंगी। ओके, अब लेट्स से ये जो नॉर्मल दिखने वाला स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है इसे एग्जॉस्ट कर लिया, लेट्स से 100 करोड़ का है ये है, और इतना आपने ले लिया किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, इसके अलावा और भी चाहिए 200 करोड़ चाहिए, तो यू हैव टू गो फॉर द नॉर्मल वेस एंड मीन्स एडवांसेस। और ये नॉर्मल दिख रहा है लेकिन ये स्पेशल कंडीशंस में जो है यूज होता है, लिखा तो नॉर्मल है, नाम नॉर्मल है, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में तो एचडीएफ एग्जॉस्ट होने के बाद ये यूज होता है। लिमिट्स इसके किस तरीके से सेट होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग होते हैं। 3 इयर्स का जो पूरा एवरेज है, उन्होंने जितना भी रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उस सभी को देखा जाता है एंड उसके हिसाब से ये लिमिट सेट किया जाता है। एडहॉक, ये लिमिट जो है उसमें एडहॉक एंड वोलेटाइल एक्सपेंडिचर यानी कि लेन देन, छोटा मोटा एक्सपेंडिचर नहीं होता, लॉटरी में एक्सपेंडिचर कितना, नेचुरल कैलामिटीज में कितना खर्च हुआ, ये जो चीज़ें हैं वो नहीं इंक्लूड होती। ठीक है, बियॉन्ड वेस एंड मीन्स एडवांसेस जो लिमिट जो है वो अगर उस वो भी क्रॉस हो गया, नॉर्मल दिखने वाला स्पेशल जो फैसिलिटी है वो भी क्रॉस हो गया, उसके बाद ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। तो ओवरड्राफ्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, ओवरड्राफ्ट यानी कि आपकी लिमिट इतनी थी उससे ज़्यादा आप ले रहे हो, तो दैट इज़ ओवरड्राफ्ट। स्टेट गवर्नमेंट अलाउ किया जाता है 14 आउट ऑफ 36 कॉन्जिक्यूटिव डेज जो है वो ओवरड्राफ्ट रहा जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स से 36 डेज के लिए, 30 डेज के लिए ये जो है लोन लिया गया, उसमें से 14 डेज ओवरड्राफ्ट यानी कि एक्सेस ले सकते हैं, बट देन 14 डेज के बाद ये चीज़ चुका देनी होगी। तो दीज आर द थिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रेपो रेट से लिंक्ड है, ये पूरा वेस एंड मीन्स एडवांसेस का सेटअप का। आई होप दैट इज क्लियर। इश्यूअर करेंसी का है सोल अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी आरबीआई है, इसके अलावा कोई नहीं इशू कर सकता। डिनोमिनेशन हम देख चुके, 10,000 का नोट सबसे हाईएस्ट, सिक्योरिटी फीचर्स अपडेट होते रहते हैं। कॉइन्स यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है कॉइनेज एक्ट के सेक्शन 6 के तहत। ₹1 का जो कॉइन है लीगल टेंडर है 1000 रुपीज़ के पेमेंट तक, इसके अलावा 50 पैसा के कॉइन्स 10 रुपीज़ के पेमेंट तक, यानी कि 20-50 पैसा के कॉइन्स आज के डेट में भी यूज़ किए जा सकते हैं फॉर पेमेंट, बट आज यूज़ करता कोई नहीं है। और करेंसी इन इंडिया जो भी हो रहा है, बैंक्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास यूज टू इशू करेंसी, पहले इशू करते थे, अब आरबीआई कर रहा है। पेपर करेंसी एक्ट आया 1861 में। ₹5 का नोट जो सबसे पहला नोट था जो प्रिंट किया गया आरबीआई के द्वारा, और न्यू करेंसी आरबीआई प्रिंट किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के करता है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए नया करेंसी, इन्फ्लेशन क्या है, यही चीज़ें हैं जो इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं, ग्रोथ, ये दो चीज़ें हैं। एंड अदर देन दैट रिप्लेसमेंट जो हो रहा है ऑफ द नोट्स, अगर आरबीआई चाहता है तो इट कैन रिप्लेस, इट इज़ नॉट अ राइट बट इट कैन रिप्लेस। और जो भी रिजर्व में स्टॉक अगर रखना है पैसों का तो उसके लिए आरबीआई कैन प्रिंट न्यू करेंसी। राइट, बैंकर होता है ये बैंक्स का, डेट मैनेजर है, दो रोल है यहाँ पर। बैंकर यानी कि नॉर्मल ट्रांजैक्शंस करना, और इसके अलावा लेट्स से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का उन्हें ये लग रहा है कि उनके जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है, दे नीड डेट मनी। ठीक है, तो आरबीआई हेल्प्स, आरबीआई प्रोवाइड करता है
एंड इस वजह से इसे डेट मैनेजर भी कहा जाता है, और कई और सोर्सेज से कोलेट भी करता है फॉर द गवर्नमेंट, इस तरीके से गारंटीज वगैरह एंड ऑल, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट गेट्स द मनी। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट डेट वगैरह मैनेज करना वेस एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू, एज वी हैव सीन, ये सारा कुछ किया जा सकता है। पहले ये हाल था कि अगर गवर्नमेंट को डेट मनी जो है चाहिए तो आरबीआई ऑटोमेटिकली देता था, बट अब ये चीज़ नहीं है, ऑटोमेटिकली नहीं होती है, ये जो है इन्हें मांगना पड़ता है। ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्चुअली आरबीआई से के साथ एक एग्रीमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए तो बाय डिफॉल्ट बैंकर एज वेल एज डेट मैनेजर है, बट स्टेट गवर्नमेंट्स को आरबीआई के साथ एग्रीमेंट करनी पड़ती है कि भाई हमारा ये सब मैनेज करो, देन ओनली इट विल डू। हाँ, आज के डेट में सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने कर रखी है, दैट इज देयर। बैंकर ये बैंक्स का भी है, सारे बैंक अकाउंट्स वगैरह, इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस वगैरह आरबीआई के थ्रू होते हैं एंड आरबीआई के सुपरविजन के अंडर होते हैं, एंड ऑल्सो अगर उन्हें पैसे चाहिए तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट कौन है? आरबीआई। ठीक है, रेगुलेटर भी है, सारे फंक्शंस ओवरसी करता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एनबीएफसीज के फंक्शंस, इसके लाइसेंस देना उन्हें। रेगुलेटर के रोल में क्या फंक्शन है? नंबर वन थिंग इज टू गिव द लाइसेंस, बैंक लाइसेंस, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स देखना, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वहाँ पर उसे देखना, ताकि वो बैंक फेल ना हो, बैंक रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाए, इकोनॉमी पे इफेक्ट ना हो। इसके लिए प्रूडेंशियल रेगुलेशंस लेकर आता है कि क्या चीज़ सही है, प्रूडेंशियल यानी कि सही चीज़ फॉर द इकोनॉमी। प्रायोरिटी सेक्टर्स इकोनॉमी के कौन कौन से हैं, इंटरेस्ट रेट रेगुलेटर और रेगुलेटरी नॉर्म्स और भी इसके अलावा हैं। सो वी हैव सीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, प्रायोरिटी सेक्टर्स और किस तरीके से लोन्स जो है उनको जाने चाहिए एंड ऑल। टूल्स यहाँ पर क्या क्या है? ऑन साइट इंस्पेक्शन, ऑफ साइट सर्वेलेंस वगैरह, रिपोर्टिंग, ये सब यूज़ किया जा सकता है। तो कैसे कैसे आरबीआई इन चीज़ों को जो है हैंडल कर सकता है? नंबर वन थिंग इज़ वो ऑन साइट जाता है, यानी कि बैंक में जाकर इंस्पेक्शन। दूसरा ऑफ साइट, ऑफ साइट इंस्पेक्शन तो नहीं किया जा सकता बट सर्वेलेंस किया जा सकता है। ठीक है, ऑफ साइट यानी कि बैंक में जाकर नहीं, दूर से ही क्या रिपोर्ट्स मांगे बैंक से कि अरे ये इन चीज़ों का रिपोर्ट दो, या फिर उसके एक्टिविटीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन लेकर आरबीआई ने सर्वेलेंस किया कि सही चीज़ें चल रही हैं या नहीं। तो दैट इज़ द थिंग। इसके अलावा रिस्क बेस्ड सुपरविजन यहाँ पर होता है, यानी कि एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, वो है रिस्क। रिस्क किस चीज़ का होता है? मेनली बैंक्स के अगर हम बात करें तो डिफ़ॉल्ट का। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी होती है, और ये आरबीआई काफ़ी अच्छे से जानता है इस चीज़ को कि इसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत है। सुपरवाइज का मतलब क्या होता है? आरबीआई रेगुलेट तो कर रहा है, काफ़ी नहीं है क्या? तो रेगुलेशन एंड सुपरविजन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रेगुलेशन इज़ दैट कि अगर गड़बड़ होती है, गड़बड़ होने पर जो है क्या करना चाहिए, ये चीज़ देखना और पनिश करना, राइट, एंड मेकिंग इट राइट, ये गड़बड़ होने पे। सुपरवाइज इज कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस मॉनिटर करना। ठीक है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, ताकि ये ना हो, ठीक है, गड़बड़ ना हो, दैट इज द थिंग। तो सुपरविजन इज रियली इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आरबीआई काफ़ी सीरियसली लेता है। रिस्क बेस्ड सुपरविजन की जाती है, और सारे के सारे बैंक्स एंड एंटिटीज जिन्हें रेगुलेट किया जाता है उनको भाई रिपोर्ट भी भेजी जाती है कि ये है, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट उन्हें भेजी जाती है, और उससे रिलेटेड एक प्लान भी बनाया जाता है कि कैसे आप इस चीज़ को सही कर सकते हो और कैसे आप हमें मॉनिटर करने दे सकते हो ताकि हम चीज़ों को सही रख सकें। और ये सारा कुछ ओवरसी किया जाता है बाय द बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और ये रिस्क रेटिंग वगैरह भी देती है, ठीक है, कि कौन से बैंक कितने रेटिंग पे है और आपको किस तरीके से इंप्रूव करना है। फॉरेक्स में फीमा एक्ट है विच अबाउट विच वी नो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत आरबीआई इज द एंटिटी जो कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज कर सकता है। ऑल्सो आरबीआई इज द एंटिटी जो ऑथराइज डीलर्स के लाइसेंसेस को भी इश्यू कर सकता है। हु आर ऑथराइज डीलर्स? फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ ऑथराइज डीलर जो कि फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एंड उसका जो है मैनेजमेंट वगैरह कर सकता है एट इट्स ओन लेवल। रोल और भी है जहां पर ट्रांजैक्शंस फॉरेन करेंसी से रिलेटेड स्मूथ हो, अच्छा सही कंडक्ट हो, सही तरीके से मूवमेंट हो उसका, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व्स वगैरह मेंटेन करना, क्योंकि वी हैव वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आईएमएफ एंड ये फॉरेन करेंसीज मेंटेन करना, स्पेसिफिकली डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है।
दैट फॉरेन, इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स का हम अभी रोल देखेंगे कि आरबीआई के अलग अलग डिपार्टमेंट्स किस तरीके से अपना रोल निभा रहे हैं। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, तो ये पूरे के पूरे मार्केट को डेवलप एंड रेगुलेट करने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मतलब ओवरऑल मार्केट को रेगुलेट करने से रिलेटेड। दूसरी है फाइनेंशियल मार्केट्स डिपार्टमेंट, जो कि सेल परचेज फॉरेक्स का करता है, ताकि मार्केट में एक चीज़ एक फंक्शन निभाता है फाइनेंशियल मार्केट्स डिपार्टमेंट, जो कि वोलेटाइलिटी है। ठीक है, वोलेटाइलिटी किस चीज़ की होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में $1 80 का है, कल के डेट में अगर ये 90 हो जाए, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, परसों ये 40 आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा और डिफरेंस है। तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। ऐसा होना खुद में एक इंडिकेशन है कि कुछ तो गड़बड़ है द ग्लोबल या फिर नेशनल लेवल। तो उस चीज़ को मैनेज करना और इस वॉलेटिलिटी को जो है संभालना, कैसे करेंसी बाई सेल वगैरह बहुत सारे स्वैप्स ये सब किए जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन, तो ये डिपार्टमेंट जो है, कई लोग, ये बहुत बड़ा मार्केट होता है। ठीक है, इसका जो है वैल्यू लेट से ₹83 हो गया आफ्टर 1 वीक, 1 डे या फिर आफ्टर 1 आवर। तो ऐसे में क्या होगा, यू आर गोइंग टू अर्न ₹3 ऑन ईच डॉलर। तो आप वो इतने डॉलर्स खरीद लेते हो, एंड अगर आपको इस चीज़ का पता है तो यू कैन डू दैट। ठीक है, तो ये काफ़ी लोग करते हैं, एंड इवन आरबीआई डज दिस सो दैट वो रियल टाइम एनवायरनमेंट में रहे और पता चले कि क्या वेरिएशंस चेंजेस होते हैं। किसके थ्रू? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स, ये एक्चुअली फॉरेक्स रिजर्व्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, पैसे लगाता है। प्रिंसिपल्स जो हैं सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न वगैरह, इस सब को मॉनिटर इस तरीके से रियल टाइम उसमें घुस के किया जाता है। एंड ऑल्सो फॉरेक्स रिजर्व्स रिलेटेड वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट्स, डिस्क्लोजर्स वगैरह आरबीआई करता है कि क्या चल रहा है फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड। एंड दैट इज वाई हम कई बार सुनते हैं आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बढ़ गए। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को संभालना एज पर द 2007 एक्ट, इसके लिए एक बैकग्राउंड हमारा एक इन्फिनिट पूरा प्लेटफॉर्म है, रिटेल सिस्टम, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी नॉट गो डीप इनटू इट। ये सारे सिस्टम्स जो है आरबीआई या तो डायरेक्टली संभालता है, ओन एंड उन्हें रेगुलेट करता है, या तो सुपरवाइज करता है। लाइक एनपीसीआई इज ओनिंग दिस ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड पूरा जो सेटअप है। फॉर एग्जांपल यूपीआई कौन ओन कर रहा है? एनपीसीआई, बट इसे सुपरवाइज आरबीआई कर रहा है, रेगुलेट आरबीआई कर रहा है। तो उस तरीके से बल्क पेमेंट से रिलेटेड एनएसीएच जो है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यूएसएसडी, एनयूयूपी, ये इंटरबैंक ट्रांसफर्स के लिए नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस, आरटीजीएस, सिक्योरिटीज रिलेटेड, वो भी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, राइट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अब दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि पूरा मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम जो है स्टेबल रहे। ये आरबीआई का एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्टिव इज इन्फ्लेशन। ठीक है, स्टेबिलिटी तो है ना सर, स्टेबिलिटी इज ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, वो एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा नोट प्रिंट करना एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी करना एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मेजर जो ऑब्जेक्टिव है दैट, ये एक्सक्लूसिव नहीं है आरबीआई एक्ट के तहत, ये फिर भी आरबीआई करता है। 2009 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट को जो है लाया गया, ताकि फाइनेंशियल पूरा जो सेक्टर है वो स्टेबल रहे। कई सारे रोल से यहाँ पर कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाता है पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को, मैक्रो प्रूडेंशियल सर्वेलेंस किया जाता है। और यहाँ पर हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वगैरह बनाना, ये सारे चीज़ें जो हैं, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट है उसका पार्ट है। तो स्टेबल है या नहीं, रिपोर्ट बनाना, और कैसे कैसे सारे इंडिकेटर्स चेंज हो रहे हैं, इससे रिलेटेड डेटाबेस मेंटेन करना, टाइम सीरीज यानी कि एक्स्ट्रापोलेट करना कि आगे कोई इश्यू तो नहीं हो रहा, और फिर स्ट्रेस टेस्ट करना कि स्ट्रेस हो सकता है कि आगे जाकर, या फिर अभी है क्या वो। फाइनेंशियल, कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें कोई बीमारी है, एंड उसके लिए टेस्ट कराना होता है, एंड देन वी नो कि अच्छा ये चीज़ कम है, ये ज़्यादा है, एंड वो करते, तो दैट इज स्ट्रेस टेस्ट। एंड यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी इशू की जाती है। 2010 पहली बार इशू किया गया था, हाफ ईयरली बेसिस पे किया जाता है। एफएसडीसी जो है ये एस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पर हो ये रहा है कि सारे जो रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई, सेबी, आरडीआई, पीएफआरडीए, ये सारे अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, ये मिलकर एफएसडीसी को एस्टैब्लिश किया। और भी बहुत सारे हैं, वो सारे जो है मिलकर एफएसडीसी इन्होंने एस्टैब्लिश किया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसके तहत सारे रेगुलेटर्स बैठकर मिलकर कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं और वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इंटर रेगुलेटर का जो है समन्वय वहाँ पे बैठता है। तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इस में सब कमेटी एक बनती है, और उस सब कमेटी के
एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, यानी कि चेयरपर्सन बनते हैं आरबीआई गवर्नर। ठीक है, सेक्रेटेरिएट जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट का है आरबीआई, वो सेक्रेटेरिएट बनता है फॉर द एफएसडीसी, यानी कि जो सेटअप है कहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट है आरबीआई का, वहाँ बैठ के करेंगे। इसके साथ साथ आरबीआई इंस्टीट्यूशंस को नर्चर करना, नए इंस्टीट्यूशंस को लेकर आना, वो भी है फाइनेंशियल एजुकेशन एंड कई सारे डीआई सीजीसी एनएचबी, इन सभी को एस्टैब्लिश करने में आरबीआई का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, विच वी हैव ऑलरेडी सीन। ऑल्सो जो वीक बैंक्स है उन्हें किस तरीके से वापस रिवाइव करना है, एंड सारे बैंक्स अमेलगमेशन इनसे रिलेटेड कैसे करना है, तो इससे रिलेटेड कई सारे कमिटीज़ को जो है सेटअप करना एंड उनसे इनपुट्स लेना, ये सारे काम आरबीआई के। तो रेगुलेट कोऑपरेटिव बैंक्स को कैसे करता है, तो जो आरबीआई का सेकंड शेड्यूल है इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो उनको कम्प्लीटली रेगुलेट नहीं बट टू एन एक्सटेंट रेगुलेट करता है। टू एन एक्सटेंट का मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कई सारे फंक्शंस है, उनमें से दो फंक्शंस है बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस हो गए, एंड बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट मेंटेनेंस रिलेटेड फंक्शंस है वो सारे कौन देखता है, वो स्टेट गवर्नमेंट देखता है, और ये बैंकिंग रिलेटेड फंक्शंस आरबीआई इज गोइंग टू हैंडल। तो वो चीज़ हमारे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हम 1966 में चेंजेस लेकर आते हैं, एंड वी हैव डन दिस। सिंगल डिस्ट्रिक्ट मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सभी को करता है, उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के तहत होता है। आरबीआई डायरेक्शंस इश्यू करता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड और बैंकिंग फंक्शन से रिलेटेड स्पेसिफिकली, और एनएस विश्वनाथन कमेटी को भी बनाया गया इन चीज़ों से रिलेटेड, तो इनके रिकमेंडेशंस दिए गए हैं कि कैसे कैसे आरबीआई को रेगुलेट करना चाहिए और कैसे कैसे बैंक्स का जो है होना चाहिए पूरा सेटअप। तो मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ का होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो टायर 1 है। टायर 1 अलग अलग टायर्स है बेस्ड अपॉन कहाँ कहाँ वो फंक्शन कर रहे हैं, कैसे एक्टिविटीज़ है, कितना उनका जो है नेटवर्थ है। तो टायर 1 एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हैं तो 2 करोड़ का मिनिमम नेटवर्थ उनका होना चाहिए, 5 करोड़ का जो है बाकी टायर्स के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स उनका होना चाहिए। और यहाँ ग्लाइड पाथ 5 ईयर्स का दिया गया, यानी कि अगर आज के डेट में आपका नेटवर्थ 1 करोड़ है तो 2 करोड़ तक जाने के लिए आपको 5 साल का समय दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइड पाथ। ठीक है, जब ये रिकमेंडेशंस आए थे। एंड वन पहली बात सीआरएआर जो है, वी नो अबाउट सीआरएआर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, जो कि रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उनके सामने कैपिटल मेंटेन करना। 9% टायर 1 का होना चाहिए, अदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का 12% होना चाहिए। आई डोंट थिंक दिस इज कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड बट येस, ऑल टायर्स रिस्क वेट्स जो है हाउसिंग लोन्स पर होने चाहिए। री इवेल्युएशन एसेट्स वगैरह जो हैं वो टायर 1 कैपिटल के लिए जो है दे आर एलिजिबल। ठीक है, तो टायर 1 कैपिटल में लेट्स से एसेट्स हैं जिन्हें री इवेलुएट किया गया, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है और इसे पहले साल में इतना रेट था, दूसरे साल में इसका रेट ऐसे बढ़ गया, तो वो भी टायर 1 कैपिटल में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। नाउ लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाफ ईयरली बेसिस पे आती है, जी हाँ, और आरबीआई नेशन सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी है, राइट। आरबीआई कैरीज आउट द रोल एज बैंकर एंड डेट मैनेजर टू द गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली, तीनों ही सही है, डी इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू डिस्कस सेबी। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम सेम सेटअप जो हमने देखा था, जहाँ हम मेन फंक्शंस क्या है, देन इन मेन फंक्शंस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होगा, रेगुलेट करना, अपने खुद के सेक्टर को रेगुलेट एंड सुपरवाइज करना। देन इसमें जो अलग अलग एंटिटीज़ हैं जिन्हें रेगुलेट किया जाता है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगा। इसके साथ साथ अगर कोई इश्यू होता है तो किस तरीके से उसे रिजॉल्व किया जा रहा है, ये चीज़ें। एंड फाइनली डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि सेक्टर को डेवलप करना, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना, ये दिस विल बी द मेन सेटअप। ठीक है, तो देखिएगा बाकी सारे में भी इसी तरीके का हमारा सेटअप है। ठीक है, सेबी 1991 रिफॉर्म्स किए गए थे और उसके बाद सेबी को लाया गया ताकि जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसे अच्छे से जो है मैनेज एंड रेगुलेट किया जा सके। मेन थिंग इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रमोट डेवलपमेंट, ये दो चीज़ें तो कॉमन रहेंगी सारे रेगुलेटर्स के। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम करता है। इससे पहले ये सारे जो फंक्शन है वो कौन संभालता था, गवर्नमेंट कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज कंपनी लॉ बोर्ड, इनके द्वारा। अब इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, चेयरमैन होता है, होल टाइम 3 होल टाइम डायरेक्टर यहाँ पर जो है मेंबर्स होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स 4 होते हैं। ठीक है, मेनली सेवी में ये मेंबर्स हैं, इनके नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर ऑफिसर्स जो हैं होते हैं। तो होल टाइम मेंबर्स कौन कौन है, 3 मेंबर्स होते हैं,
पार्ट टाइम 4 मेंबर्स होते हैं, रिमेंबर दैट। फंक्शंस क्या है, रजिस्टर, रेगुलेट करना, बहुत सारे जो एंटिटीज है यहाँ पर, इन सभी के बारे में धीरे धीरे हम आगे डिस्कस करेंगे मॉड्यूल डी में स्पेसिफिकली। स्टॉक एक्सचेंज हो गए, ब्रोकर्स हो गए, एजेंट, डिपॉजिटरीज, कस्टोडियन, इन सभी को। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग को अलाउ नहीं करना। द मेन थिंग इज, लेट्स से आप एक कंपनी है उसमें काम कर रहे हो, उसके शेयर्स और कंपनी और उसके शेयर्स के वेरिएशन के बारे में आपको पता है, एंड देन यू इन्वेस्ट मनी, तो ऐसे में आप तो उसका अनड्यू फायदा उठाओगे, है ना। दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये नहीं होना चाहिए, उसे प्रोहिबिट करती है। इन्वेस्टर का एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि भाई ये स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है, ये वाला कंपनी क्या कर रहा है, ये जो ब्रोकर है किस तरीके से कर रहा है, तो हाउ विल से भी रेगुलेट, तो वो इन्फॉर्मेशन लेना, साथ के साथ उन्हें इन्वेस्टिगेट करना। तो अगर चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं तो इंस्पेक्शन इज़ द बेस्ट थिंग, कि उस गड़बड़ को देखा जाए, और ये जो है इनसाइडर ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें ना हो। और इन चीज़ों को जो है एप्लीकेबल करने के लिए सेबी को सिविल कोर्ट के जो पावर्स है वो दिए गए हैं। जब भी आप ये टर्म देखो कि सम एंटिटी हैज बीन गिवन द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, तो व्हाट शुड बी द मेन पावर्स जो दिए गए हैं, उनका लिस्ट क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसे प्रोड्यूस करना होगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन देना ही देना होगा। आज के डेट में ये है कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, हमारा कॉन्फिडेंशियल है, नहीं, इन्फॉर्मेशन सेबी ने पूछा है तो यू हैव टू गिव, ठीक है। ऑल्दो देर आर थिंग्स की कुछ चीज़ें जो है संभाली जा सकती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो तो देना होगा। दूसरी बात है, अगर कोई पर्सन है, उस पर्सन का प्रेजेंस से भी चाहता है कि हो, तो दैट कैन नॉट बी डन अंडर इंडियन लॉज, जो है एकदम से आप उस पर्सन को बुला नहीं सकते। बट देन अंडर अगर उसको सिविल कोर्ट के पावर्स मिले हुए तो उस पर्सन को बुलाया जा सकता है, और उस पर्सन को आना ही पड़ेगा। कोर्ट बुलाएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा ना, तो सेबी हैज गॉट दैट। इसके अलावा जो बुक्स ये इन्फॉर्मेशन दी गई है उनका इंस्पेक्शन करना, ठीक है, इंस्पेक्शन करना, डॉक्यूमेंट्स, पीपल से चीज़ें पूछना वगैरह से भी कर सकता है। तो इन चीज़ों को मांगना और उनको एसेस करना, इंस्पेक्शन करना, दैट इज़ द पावर दैट इज़ गिवन टू द सिविल कोर्ट, एंड वो सिविल कोर्ट के पावर्स, कुछ पावर्स, नॉट ऑल, कुछ पावर्स सेबी को दिए गए हैं, दैट इज़ द थिंग। इंटरेस्ट क्या है इन्वेस्टर्स के यहाँ पर, उन सभी को जो है अच्छे से सेबी देखता है कि इन्वेस्ट कोई कर रहा है तो उनके इंटरेस्ट जो है वो अच्छे से मैनेज होने चाहिए। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक एक्सचेंज या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां पर ट्रेडिंग सही नहीं हो रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, तो वो पूरा शेयर जो है दैट इज़ नॉट फेयर, तो इस वजह से उसको सस्पेंड करना और किसी ऑफिस बेरर को जो है रोकना, और इसके साथ साथ जो भी अकाउंट्स है उन्हें अटैच करना इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 मंथ टाइम तक के लिए से भी कर सकता है। प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट्स जो इशू किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई नया इशू आ रहा है, शेयर्स आ रहे हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह इशू किए जाते हैं, तो वहाँ भी कई चीज़ें हैं सेबी जो संभाल सकता है। कैपिटल ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है इससे रिलेटेड रेगुलेशन सेबी लेकर आ चुका है। इसके साथ साथ कंपनी को डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कुछ तरीके के डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को नहीं लेकर आना है आपको, इस चीज़ से रिलेटेड प्रोहिबिशन सेबी के द्वारा किया जा सकता है। कंडीशंस क्या हो सकते हैं टू इशू देम, एंड रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से हैं किसी भी कंपनी के लिस्टिंग के लिए, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से होना चाहिए, ये सब सेबी बताएगा। इन्वेस्टिगेट सेबी कर सकता है अगर चीज़ें गलत हो रही हैं, लेट्स से ये सारा किया फिर भी गलत हो रही हैं, तो ट्रांजैक्शंस को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, पर्सन्स, इंटरमीडियरी सभी को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। अब गलत हो चुकी हैं तो सीज करना उनके ऑपरेशंस एंड डेसिस्ट, यानी कि एनी पर्सन जो रूल वायलेट किया उन्होंने, सेबी ऑर्डर पास कर सकता है, अपने काम धाम रोको और फिर पहले इस चीज़ को सही करो और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनो। Now let us answer this question, which of these is correct with respect to SEBI, ठीक है। It was established as per the SEBI Act of 1992, जी हाँ। SEBI is headed by a chairman who is supported by 5 full-time members and 4 part-time members, जी नहीं, 5 नहीं है, 3 full-time members है। We have seen this, right? तो 2 गलत है, तो the correct answer should be C. It performs the function of registering and regulating the working of venture capital funds, absolutely, ठीक है। तो C is the right answer. Venture capital funds is one of the entities जिन्हें ये जो है रेगुलेट करते हैं। लिस्ट में हमने देखा था, पढ़ा नहीं, बट देन आगे जाकर और अच्छे से पढ़ लेंगे मॉड्यूल डी में, सो वी डू नॉट हैव टू वरी। IRDAI इज द नेक्स्ट रेगुलेटर इन लाइन, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड, एंड एवोल्यूशन इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि अप्रैल 2000 में IRDAI को एस्टैब्लिश करना है इस तरीके से जो है
एनलाइटनमेंट हुआ हमारा बाय द आर.एन. मल्होत्रा कमेटी। 1994 में से बैठाया गया था, इंश्योरेंस सेक्टर को और डेवलप करना है, कैसे करेंगे, ठीक है वो चीज़। तो उसने कहा कि भाई एक रेगुलेटर की ज़रूरत है, तो हम लेकर आए 2000 में 1999 का एक्ट था IRDA, एंड वी हैव कम अप विद दिस रेगुलेटर। इससे क्या हो रहा है, जो अगेन सेम थिंग, इंटरेस्ट है, जो भी लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, कंपनीज है, सभी जो भी एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं वो चीज़ें होनी चाहिए। इट इज़ नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा जो भी लिखा हुआ है वो चीज़ें होनी चाहिए, जो भी प्रॉमिस किया हुआ है वो चीज़ें होनी चाहिए, जो फेयर है वो होना चाहिए। ये इंश्योर करना इंश्योरेंस मार्केट का ग्रोथ, इंटीग्रेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस मार्केट को बाकी जो सेक्टर है उनसे इंटीग्रेट करना, और वो दो लेवल्स पे, एक तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंटीग्रेट करना, ठीक है। दूसरा ये है कि नेशनल लेवल पर वी नीड टू इंटीग्रेट इट विद अदर सेक्टर्स, बैंकिंग से, पेंशन से। फॉर एग्जांपल बैंक एश्योरेंस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ द सेम थिंग, जहां पर बैंक जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके तो इस तरीके से इंटीग्रेशन से रिलेटेड स्टेप्स लेना, एंड ये सारे आर.एन. मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर हमने इसे एस्टेब्लिश किया। अब क्या और भी सजेशंस थे, बहुत सारे सजेशंस यहाँ आर.एन. मल्होत्रा कमेटी ने दिए हैं। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, स्ट्रेंथ वीकनेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। LIC GIC से रिलेटेड स्पेसिफिक सजेशंस हैं, रोल एंड फंक्शंस सर्वेयर्स के और जो इंटरमीडियरीज हैं पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में उनका क्या होना चाहिए। अब ये स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हम देख लेते हैं क्या क्या है। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट स्टेक मोस्ट इंश्योरेंस सेक्टर में 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये कहा गया। टेक ओवर यहाँ पर GIC जो है, सारे जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज उन्हें टेक ओवर करे, सब्सिडियरीज जो है उनको भी, और इस पूरे सेक्टर में ग्रेटर फ्रीडम लाने की ज़रूरत है आगे जाकर। कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ रुपीस होना चाहिए किसी को भी अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंटर करना है, ये चीज़ कहा गया। और ऑब्वियसली अलग अलग जो इंटरमीडियरीज हैं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, इनका अलग अलग है, बट देन 100 करोड़ इज फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज, नॉट लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस दोनों ही मैनेज कर रहे हो इस तरीके के कंपनीज ना ही एस्टैब्लिश हो, दैट वुड बी गुड। अलाउ फॉरेन कंपनीज एंड पोस्टल इंश्योरेंस कंपनी, तो फॉरेन कंपनीज भी इंश्योरेंस दे सके। पोस्टल जो है ये एक मेथड बने फॉर इंश्योरेंस। आज के डेट में पोस्टल तो नहीं, बट ई अकाउंट्स वगैरह आ गए हैं, राइट, वील हैव अ लुक एट दैट। ओनली वन स्टेट लेवल पर जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या स्टेट का कंपनी जो है वो हो, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी की मेनली बात की जा रही है, एंड सेटअप यहाँ पर किया जा रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी को सेटअप करना ज़रूरी है, ये कहा, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस है वो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेशन का काम पहले किया जाता था, उसे इंडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है विथ रेस्पेक्ट टू इंश्योरेंस सेक्टर का ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पर मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट्स, LIC फंड्स जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डेफिनेटली इन्वेस्ट करे, ये कहा गया। GIC सब्सिडियरीज जो है नॉट टू होल्ड मोर देन 5% इन एनी कंपनी, कोई और कंपनी में स्टेक होल्ड कर रहे हैं तो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कस्टमर सर्विस कैसे इंप्रूव करना चाहिए, इंटरेस्ट पेमेंट में डिले अगर हो रहा है किसी भी इंश्योरेंस के फाइनल अमाउंट का, तो उसमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए उन्हें डेज के हिसाब से, राइट। इसके अलावा जो यूलिप है उसे सेटअप करना चाहिए। यूलिप इज़ व्हाट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब होता है कि इंश्योरेंस दिया गया है और उसके पैसे किसी स्पेसिफिक यूनिट में इन्वेस्ट किए गए हैं, और उसके उस यूनिट के वेरिएशन, लेट से कोई शेयर है या फंड्स है उसमें इन्वेस्ट किए गए, और उसके वेरिएशन के हिसाब से यहाँ पर आपके जो इंश्योरेंस के टर्म्स है वो चेंज होंगे। सारी चीज़ें कंप्यूटराइज करना, दैट इज ऑल्सो द थिंग। अब स्ट्रक्चर क्या है, एक चेयरमैन है, उसके नीचे यहाँ पर आप IRDAI में देखोगे कि 5 होल टाइम मेंबर्स हैं एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सेबी में क्या था, 3 होल टाइम मेंबर्स, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स, एंड IRDAI में 5, 3 एंड 5। आई होप यू विल रिमेंबर। फंक्शंस क्या क्या है, रजिस्टर रेगुलेट करना तो है ही है, इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करना ताकि इंश्योरेंस कंपनीज और सारे एंटिटीज को अच्छे से रेगुलेट कर सके इन द इंश्योरेंस सेक्टर। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, जो कि अलग अलग टैरिफ्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड एडवाइस देती है, उसे भी रेगुलेट करना, उसके फंक्शनिंग्स को सुपरवाइज करना विथ रेस्पेक्ट टू द इंश्योरेंस सेक्टर।
कौन से एंटिटीज को रेगुलेट करती है? लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक प्राइवेट दोनों को। री इंश्योरेंस कंपनीज को भी ये रेगुलेट करती है। वी हैव सीन दिस ऑलरेडी। इंटरमीडियरीज कौन है? कॉर्पोरेट एजेंट्स हो गए, ब्रोकर्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर्स, ये सब। ठीक है। तो एक होते हैं जो ब्रोकर हैं जो कि इंश्योरेंस करवा रहे हैं, एक होते हैं कंपनीज, एक होते हैं जो इंश्योरेंस करवाने के बाद भाई सर्वे भी तो करना है, देखना भी है वो, राइट। और एक होते हैं जो जाकर लेट से बाइक क्षतिग्रस्त हुई है तो जाकर देखना कि हाँ बाइक में कितना लॉस हुआ है, तो दैट इज लॉस असेसर, ये सारे हैं। ठीक है। और इंस्पेक्शन भी किया जा सकता है। लेट से ये सारे रूल्स एंड नॉर्म्स जो है फॉलो हो रहे हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा? इंस्पेक्शन, जिसके लिए ऑन साइट एंड ऑफ साइट दोनों ही चीज़ें। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ऑन साइट ऑफ साइट जो है वो हो रहा है। साथ में जो प्रोसेस हैं उन्हें रिव्यू करना। नॉर्मली एनुअल ये जो ऑन साइट इंस्पेक्शन है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में से IRDAI करता है। ठीक है। ऑफ साइट इन जो सर्वेलेंस है उससे फाइनेंशियल हेल्थ वगैरह जो है देखा जा सकता है पीरियोडिक स्टेटमेंट्स वगैरह एनालाइज करके। अब इंस्पेक्शन और रेगुलेशन तो हो गया, लेकिन जो ग्रोथ है ऑफ द सेक्टर एंड स्पेसिफिकली इंश्योरेंस के रिक्वायरमेंट इन द रूरल एंड सोशल सेक्टर में है। इंश्योरेंस क्या है? सोशल सेक्टर को सपोर्ट करने वाला मेनली, तो दैट शुड बी देयर। सोशल सेक्टर यानी जो पीपल है, हेल्थ हो गया, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, लेट्स से एजुकेशन या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड, बिल्डिंग रिलेटेड इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये चीज़ें। ठीक है। तो रूरल एरियाज में भी इंश्योरेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। एग्रीकल्चरल क्रॉप इंश्योरेंस हो गया। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करना और यहाँ पर माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को भी प्रोवाइड करना। तो आप देख रहे हो एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें कह दी गई हैं। माइक्रो इंश्योरेंस रेगुलेशंस यहाँ पर लो इनकम जो पीपल हैं उनको, एजेंट्स यहाँ पर NGOs, SHGs जो है उनके थ्रू ये प्रोवाइड किया जाए इस चीज़ से रिलेटेड। और रूरल एंड सोशल सेक्टर टारगेट्स वगैरह दिए गए हैं इंश्योरेंस वहाँ पर जो है, काफ़ी सारे आपको बेचने हैं तो वो टारगेट्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं वो देखना। इन टर्म्स ऑफ कितने लाइव्स, कितने पीपल को आप ये इंश्योरेंस दे रहे हो, और कितना परसेंटेज ऑफ पॉलिसी जो है वो अंडर रिटर्न, यानी कि कितना परसेंटेज ऑफ पॉलिसी जो है वो एक्चुअली फुलफिल करके पैसे वगैरह दे चुके गए हैं, और कितना ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम हो रहा है फ्रॉम द रूरल एंड सोशल सेक्टर, ये चीज़ें। ठीक है। So that is about IRDA. Now let us move to the last regulator of our discussion for this session, PFRDA. PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 2003 में से एस्टेब्लिश किया गया था, पेंशन सेक्टर से रिलेटेड। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है? फाइनेंस। नेशनल पेंशन स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका प्रोडक्ट है। NPS को 2003 में लाया गया। इट इज़ अ नेशनल पेंशन स्कीम, सिंपल नाम से पता चल रहा है। और एक्चुअली इनिशियली ये सभी के लिए नहीं लाया गया था, बट 2009 में इसे सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए एक्सटेंड किया गया। ओके। मेन प्रियम्बल क्या कहता है PFRDA का? ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, पेंशन का मतलब भी वही है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ द सब्सक्राइबर्स। अब फंक्शंस क्या है? पेंशन स्कीम्स वगैरह को जो है वॉलंटरी, कंपलसरी, इन सभी को देखना और उनको लेकर आना। इंटरमीडियरीज का फंक्शनिंग देखना कि सही से हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर पेंशन फंड से रिलेटेड इंटरमीडियरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनके नाम इंटरेस्टिंग है, इनके फंक्शंस भी। वी विल हैव अ लुक एट दैट। द फर्स्ट वन इज पेंशन फंड मैनेजर हो गया, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी, ठीक है। तो इनके बारे में हम देखेंगे। एजुकेट करना पीपल को और एड्रेस करना अगर कोई इश्यूज ग्रीवेंसेस होते हैं इन द सेक्टर। इंटरमीडियरी में सबसे पहला सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, इनके फंक्शंस क्या है? NPS, नेशनल पेंशन स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारे कस्टमर्स को देना। रिकॉर्ड की नाम से आपको पता चल रहा है ये एक रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है। एंड अगर PFRDO को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, इट विल डायरेक्टली अप्रोच दिस, और ये इन्फॉर्मेशन रखता है विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट एंटिटीज एंड उनके रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करता है। सो इट इज़ अ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय CRA। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, और ये पूछा जा सकता है इन द एग्जाम डायरेक्टली, इज दैट कि ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि प्राण नंबर देता है। तो ये नंबर आपको दिया जाता है पेंशन से रिलेटेड। आपका कोई पेंशन होगा, स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं मेनली NPS, तो वी विल गेट दिस प्राण नंबर। तो ये प्राण नंबर जो है वो कौन देता है? CRA।
ठीक है। और इस वजह से सारे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड वगैरह उनके पास रहेगी। इंटरमीडियरी और भी यहाँ पर हैं पीएफआरडीए एंड अदर पेंशन फंड्स के बीच में। ठीक है, पेंशन फंड्स हो गए एज वेल एज जो एंटिटीज है उनके बीच का इंटरमीडियरी एक जो है लिंक बनता है, राइट, बिटवीन द रेगुलेटर एंड दीज एंटिटीज। मॉनिटर करना एनपीएस सब्सक्राइबर्स, ओवरसीइंग सेटलमेंट वगैरह फंड्स का हो रहा है या नहीं। नाउ द सेकंड थिंग इज पेंशन फंड मैनेजर। तो ये पेंशन फंड मैनेजर एक्चुअली पेंशन फंड्स को प्रोवाइड करना और उनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज को करना, ये काम है इनका। इन्वेस्ट एंड मैनेज करते हैं पेंशन फंड्स को, और इसके साथ साथ पीएफआरडी को रिपोर्ट करते हैं, पब्लिक डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं। तो मेनली ये मैनेज करते हैं पेंशन फंड्स को। ठीक है, पेंशन फंड्स को मैनेज करते हैं। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसीज, इनका मेन ये है कि जो कस्टमर्स हैं, एंटिटीज हैं, उनका जो ऑथेंटिसिटी है वो एस्टेब्लिश करना। एंड कस्टमर्स की ऑथेंटिसिटी कैसे एस्टेब्लिश होगी? ऑथेंटिसिटी यानी कि वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं केवाईसी के थ्रू, नो योर कस्टमर। ठीक है, तो मेनली वो है। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसीज केवाईसी रिलेटेड सारे जो फंक्शंस है उन्हें कैरी आउट करता है। वेरीफाई करना इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, ये सब। कंट्रीब्यूशन फाइल्स वगैरह अपलोड करना कि कितना कंट्रीब्यूट किया गया है, वो सब इन्फॉर्मेशन सीआरए को देना। ठीक है, तो उनसे कंट्रीब्यूशन कितना कितना मिला है और उन्हें वेरीफाई करने का काम केवाईसी इन्होंने किया है, तो दे शुड ऑथेंटिकेट द एंटायर प्रोसेस, है ना। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, हैंडल रिक्वेस्ट, चेंज डिटेल्स वगैरह अगर चेंज किए जा रहे हैं, केवाईसी यानी कि आपका एड्रेस ये वो चेंज कर रहे हो आप, तो दैट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसीज करते हैं। नेक्स्ट, ट्रस्टी बैंक। यहाँ सारी चीज़ें हो तो रही हैं लेकिन यहाँ बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, तो एक बैंक चाहिए, दैट इज ट्रस्टी बैंक। रिसीव्स, प्रोसेसेस ऑल द ऑफिसेस वगैरह से जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो, और इन सभी को प्रोसेस करना एंड इन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना, और फंड्स वगैरह जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी उन्हें ट्रांसफ़र करना। अब इस पूरे प्रोसेस में कई बार होता ही है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑनलाइन या फिर अलग अलग तरीके से मेंटेन करने होते हैं, तो कस्टोडियन जो है वो इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, डेटाबेस ये सब मेंटेन करते हैं। अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना। एंड कस्टोडियन कौन हो सकता है? कोई भी डोमेस्टिक डिपॉजिटरी अगर है, दैट इज अ कस्टोडियन का रोल प्ले कर सकते हैं। केवाईसी, ग्रीवेंस हैंडलिंग से रिलेटेड अगर चेंजेस हैं तो। ओके, सो दैट वाज अ डिस्कशन ऑन रेगुलेटर्स। लेट अस आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ आर एन मल्होत्रा कमिटी। क्या ये सही है? IRDAI headed by the full time chairman supported by a board जिसमें 3 होल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। IRDAI regulates the maintenance of margin of solvency। ठीक है, मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी यानी कि कितना कितना इंश्योरेंस दे रहे हैं, एंड उसके सामने उनके पास थोड़ा रिजर्व्स उन्हें जो है मेंटेन करना होगा। और ये जो मार्जिन है, लेट्स से 100 रुपीज़ का इंश्योरेंस दे रहे हो तो 10 रुपये रिजर्व आपके पास होना चाहिए, दैट इज मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी। एंड यस, ये IRDAI रेगुलेट करता है और एवरीथिंग रेगुलेट करता है, दिस ऑल्सो आर एन मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ये एस्टैब्लिश किया गया है। नो द थिंग इज कि इसमें फुल होल टाइम मेंबर्स कितने हैं? 5 है। यहाँ पर हमने क्वेश्चंस में पूरा एक्सचेंज कर दिया, 5 है। 3 किस में है? सेबी में है। ठीक है, तो दैट इज द सेकंड वन इज रॉन्ग, एंड सो द राइट आंसर हियर ऑल्सो इज सी। ठीक है, सी विल बी द एक्चुअल राइट आंसर हियर, राइट। सो दैट इज द थिंग। एंड हियर हम क्या कर रहे हैं? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? PFRDA से रिलेटेड, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी इशूज प्राण नंबर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं है, फाइनेंस है। ठीक है, ये हमें याद है। और प्राण नंबर क्या है? ये सीआरए देता है। पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया PFRDA के द्वारा 2003 में, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और ये स्कीम एक्चुअली इफ़ वी हैव अ लुक, किया एक्सटेंड कब किया गया है? 2009 में एक्सटेंड किया गया है, राइट। सो वी नो अबाउट दिस कि ये 2009 में एक्सटेंड किया गया है। सो वी हैव सीन अबाउट IRDAI, एंड यहाँ PFRDA का 2009 में स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। वी हैव सीन एंड वेरियस यहाँ पर इंटरमीडियरीज, राइट। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट गलत है, 2 and 3 आर करेक्ट, एंड सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। दैट वाज द एंटायर डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, एंड यू हैव सीन कि ये सारी चीज़ें याद करना ऑल्दो बुक से काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट वी कैन डू इट जब हमें कोई एक्सप्लेन कर रहा हो।
बस पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वी शुड ऑल्सो प्रैक्टिस। सो फॉर दैट वी हैव कम अप विद दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पूरा एक पीडीएफ हमने बना दिया है आई एंड आईएफएस के लिए, और ये पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड। ये सारे आप पढ़ चुके हो, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। यू कैन डाउनलोड दैट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए हैं, और ये क्वेश्चंस लेट मी टेल यू मई 2023 में पूछे गए थे। ओके, ये एक क्वेश्चन है, 2 मार्कर, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। यू कैन गो थ्रू, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो लेट अस नो योर क्वेरीज रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। 8146207241 हमारा जो है कॉल के लिए नंबर है। यू कैन कॉल एंड टॉक टू अस एंड अपने क्वेरीज बता सकते हो। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in, जहाँ पर आप अपने क्वेरीज लिख सकते हो। साथ के साथ यू कैन ऑल्सो सेंड अस फीडबैक कि आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुँचे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।